और मेरे बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज हम थोड़ा नई टेक्निक से नई टेक्निक से थोड़ा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं। मैंने सोचा है कि न्यूमेरिकल्स हम इसी तरीके से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, हम लोगों के लिए ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा आपको अच्छी से समझ में आएगा और ज़्यादा न्यूमेरिकल्स भी हम कर सकते हैं। तो लास्ट में मैंने आपको रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस के बारे में बताया था और उसमें हमने वी हैव लर्नड अबाउट दी 3 types of nuclear particles which are emitted during the radioactivity या radioactive decay: अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा पार्टिकल। आपको याद होगा सारा। एक बार सारी थियरी आप उसको क्लियर कर लें एक बार देख करके। मैंने आपको बताया था कि अल्फा डीके में क्या होता है और उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है, कितनी एनर्जी अल्फा के पास जाती है, कितनी डॉटर न्यूक्लियाई के पास आती है। फिर हमने बीटा का किया था। बीटा डीके में भी हमने देखा था कि जो एनर्जी होती है वो कितनी बीटा को मिलती है, कितनी डॉटर न्यूक्लियाई को मिलती है। तो देखा था डॉटर न्यूक्लियाई को कुछ नहीं मिलती और सारा एनर्जी जो होती है तो बीटा को मिलती है और उसके बाद एंटी न्यूट्रिनो या न्यूट्रिनो के साथ को मिलती है। और मोस्ट ऑफ दी पार्ट, ज़्यादातर केसेस में जो एनर्जी होती है वो बीटा को भी कम मिलती है, एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो को ज़्यादा मिलता है। तीसरा हमने किया था इलेक्ट्रॉन कैप्चर, तो हमने देखा था क्या होता है। और लास्ट हमने किया था गामा डीके, और गामा डीके हमने देखा था कि ये हमेशा अल्फा और बीटा डीके के साथ होता है। लेकिन एक और चीज़ हमने पढ़ा था कि बताया था मैंने आपको कि एक साथ में सिर्फ एक ही डीके होता है, या तो अल्फा निकलेगा या बीटा निकलेगा। इसमें हम केमिकल इक्वेशंस की तरह इसको बैलेंस नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलो अभी मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ और कंटिन्यू करता हूँ। अल्फ़ा बीटा और गामा डीके का जो न्यूमेरिकल्स है उसको हम शुरू करते हैं। मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ, लिखता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ सारा। चलिए देखिए, इसमें जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, फर्स्ट जो है जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ वो ये है। और ज़्यादातर इसमें जो मैंने क्वेश्चंस कराने की आज कोशिश करी है ये एनसीईआरटी की करी है, कि एनसीईआरटी में रेडियो एक्टिविटी के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं। और आप इसको अच्छे से करोगे और उसके बाद थोड़ा और आगे देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। काफ़ी मतलब अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप देखो एक बार तो इसमें आप देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं। मान लो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 मान लो मैं कराता हूँ। ये क्या कहता है कि फाइंड दी क्यू वैल्यू, फाइंड दी क्यू वैल्यू एंड काइनेटिक एनर्जी of emitted alpha particle in the alpha decay of, किसका हमें अल्फा डीके निकालना है। एक हमें दिया हुआ है इसने रेडियम का अल्फा डीके, इसका एटॉमिक नंबर 88 होता है, मास नंबर 226 होता है। दूसरा कह रहा है, सेकंड चीज हमें आरएन नेडन का निकालना है। 86 इसका एटॉमिक नंबर है और 220 इसका मास नंबर है। हमें गिवन क्या क्या है देखो, उसमें एक गिवन है हमें, एक तो रेडियम का मास दिया हुआ है हमें, आर का मास दिया हुआ है 88, 226। इसका मास हमें दिया हुआ है 226.02540। मास ऑफ आरएन हमें दिया हुआ है, ऐसे लिख देते हैं चलो, मास ऑफ आरएन को ये हमें दिया हुआ है। और ये आरएन जो है 86 और 220 वाला है, इसका मास हमें दिया हुआ है इसने 222.01
750। न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें आपको एक सिंगल डिजिट भी नहीं छोड़ना है, ये ध्यान रखना आपको। इतना यूज़ का मास दिया हुआ है हमें, ठीक है। और इसमें भी एटॉमिक मास यूनिट जो भी होता है, तो इसमें हमने यू में इसको डिनोट कर दिया, यू मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है, यू से इसको, ये एटॉमिक मास यूनिट। और दिया हुआ है इसमें, देखो क्या हमें एक और मास दिया हुआ है, यूज़ आएगा इसलिए, पीओ का मास दिया है, पोलोनियम का। ये मास हमें दिया हुआ है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 84 और 216 मास नंबर हो गया इसका। और इसका मास हमें दिया हुआ है पीओ का 216.00189 और यू में। और मास ऑफ अल्फा दिया हुआ है हमें इसने 4.00260 यू। और निकालना क्या क्या, देखो ध्यान से क्या बताया, निकालना क्या है। सबसे पहले आपको निकालनी है एक तो क्यू वैल्यू और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, दोनों का फार्मूला मैंने आपको बता रखा है कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो, अगर हम इक्वेशन लिखें इसकी, तो अल्फा पार्टिकल में क्या होता है, देखो अल्फा पार्टिकल एमिशन में मास नंबर 4 डिक्रीज कर जाता है और एटॉमिक नंबर 2/2 रिड्यूस हो जाता है ना। तो अगर आर ए मान लो डिसइंटीग्रेट करेगा तो कौन सा एटम बनेगा, देखो इसमें दोनों में से आर एन बनेगा या पी ओ बनेगा या आर ए बनेगा। दोबारा से क्या बनेगा देखो, क्योंकि मास नंबर मैंने बताया इसका 4 कम होना चाहिए, तो 226 से 4 कम क्या है, क्या है 226 को अगर आप 4 माइनस करोगे तो 226 से 4 माइनस क्या आएगा, आर एन। आर एन का क्या दिया हुआ है इसने, आर एन का दिया हुआ है, आर एन का दिया हुआ है हमें इसने, आर एन 2 दिए हुए हैं इसमें, आर ए दिया हुआ है और आर एन 220 दिया हुआ है, आर का 220 नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना है, ये है 221। तो ये आर एन का मास हमें दिया हुआ है। तो ये देखो कि अगर ये आर एन में कन्वर्ट हो रहा है तो मास में 4 डिक्रीज कर रहा है मास नंबर में, और एटॉमिक नंबर इसका 2 डिक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब अगर हम देखें यहाँ से ध्यान से, तो ये चीज़ इसमें कन्वर्ट हो रहा होगा, है ना, आर ए जो है आर एन में कन्वर्ट हो रहा होगा। और उसके बाद देखो क्या है कि आर एन भी रेडियो एक्टिव होता होगा, तो फिर उसके बाद आर एन दोबारा से अल्फा पार्टिकल एमिट करता है और ये पोलोनियम में कन्वर्ट हो जाता होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाया। और सिंपल सा आप क्या करते हैं, पहले क्यू वैल्यू निकालते हैं। तो मैंने बताया था, पहले तो इक्वेशन लिखो, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो तो सबसे पहले क्या करोगे आप, इसकी इक्वेशन लिखो, आर ए वाले करते हैं। तो ए वाला जो था हमारा, ए वाला पार्ट ए, रेडियम 88,220, ये क्या कर रहा है, आर एन में कन्वर्ट हो रहा है, और इसका 86 इसका एटॉमिक नंबर है, और मास नंबर इसका हो जाएगा हमारा 222। ये हो गया इसका मास नंबर। मास नंबर कितना कम होगा इसका, अच्छा इसका 226 है, ये थोड़ा सा बार बार गलती हो रही है, तो 226 ये हो गया इसमें। और प्लस इसने कौन सी रे निकाली, देखो हीलियम, और हीलियम 2 और 4, अल्फा भी लिख दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चलो मैं अल्फा लिख दूँ उसको, ऐसे अल्फा लिख सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, तो मैं इसको अल्फा लिख देता हूँ, चलो अल्फा। और यहाँ से क्यू प्रोड्यूस होता है, क्यू निकल गया। तो क्यू वैल्यू जब आपको निकालनी है तो आप क्या करोगे, आप देखो क्या बताया था फार्मूला, याद है, क्यू, देखो क्या करते हैं, मास में पहले हम डिक्रीज निकालेंगे कि मास में कितना डिक्रीज होगा। अच्छा एक और चीज़ आपको बताऊँ मैं, देखो ये एक मैं क्वेश्चन आपको पूरा तरीके से कराता हूँ, उसके बाद एक हम जनरलाइज कर देंगे, फिर हम उसी को फॉलो करेंगे। देखो न्यूक्लियर रिएक्शन में मास लिया जाता है न्यूक्लियस का, ना कि एटम का, है ना। और नॉर्मली हमें जो दिया, देखो ऊपर जो हमें दिया हुआ है मास किसका दिया हुआ है, ये मास दिया है अल्फा का नहीं दिया रहता, ये मास दिया रहेगा आपका हीलियम का। मास किसका दिया रहेगा आपको, हीलियम का मास दिया रहेगा, समझ में आ गया। तो हीलियम के मास में तो इलेक्ट्रॉन का मास भी आ जाएगा ना, अब एटम के मास में तो इलेक्ट्रॉन का मास भी आ जाएगा ना, लेकिन हमें तो न्यूक्लियस का मास लेना है। तो मेन क्या है, देखो जो हमें जो निकालनी है डेल्टा एम पहले, कि मास में कितना चेंज हुआ। तो ये मास में किसका चेंज है, न्यूक्लियस का मास में चेंज है, एटम के मास में चेंज नहीं है, न्यूक्लियस के मास में चेंज है। तो कितना डिक्रीज है मास में, देखो अगर मैं निकालूं न्यूक्लियस का मास खाली, तो मास ऑफ आर ए, ये आर ए का मास था, मैं कितने, अगर मैं एटम का मास लूंगा तो इसमें माइनस, अगर न्यूक्लियस का मास लूंगा तो मुझे एटम के मास में 88
इलेक्ट्रॉनों का मास माइनस करना पड़ेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा ना, तभी तो न्यूक्लियस का मास आएगा। ये हो गया रिएक्टेंट का मास। ऐसे ही प्रोडक्ट में भी करेंगे। देखो माइनस हम क्या 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 इसमें माइनस करते हैं, प्रोडक्ट का मास का सम। तो आर, तो मास ऑफ आर एन लेंगे और ये एटम का मास होगा, तो इसमें से क्या माइनस करोगे आप, 86 इसमें क्या है, प्रोटॉन है, 86 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 86 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस करोगे तो ये न्यूक्लियस का मास आएगा। ये चीज जो होगा ये न्यूक्लियस का मास आएगा, है ना, ये न्यूक्लियस का मास है ये चीज। अब इसमें क्या प्लस करना है आपको, अल्फा पार्टिकल का मास। अल्फा पार्टिकल क्या आता है, हीलियम का न्यूक्लियस, और हमें मास किसका दिया रहता है, फिर वही बात आ गई, मास हमें दिया रहेगा हीलियम का, है ना, और इसमें फिर क्या होंगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे, तो आप इसमें माइनस और क्या कर दोगे, मास ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉनों के मास को माइनस कर दोगे। मैं यहां लिख देता हूं नीचे, मास ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपका मास में चेंज आ गया, डिक्रीज इन मास आ गया टोटल, ये आ गया टोटल डिक्रीज इन मास आ गया। और इनटू क्या कर दोगे लास्ट में, 931 पॉइंट। चलो अभी तो मास में डिफरेंस ही निकाल रहे हैं हम, फिर बाद में हम देखेंगे कि 931 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ गया इसमें। अब इसमें आप आगे थोड़ा सा इसको आगे स्टडी करो एक चीज़, तो देखो क्या हो रहा है। ये 86 है, 86 है ना ये इलेक्ट्रॉन का मास। ये कितना है, कितना हो गया, 88 हो गया ना, और दोनों माइनस में आ गया, बाहर कौन सा साइन है, माइनस, तो प्लस हो जाएगा। तो इधर है 88 माइनस में, और माइनस के बाद इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर 88 प्लस में, और फिर बाहर माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस में आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों का तो खेल ही खत्म। तो आप डायरेक्टली आगे ऐसे करना कभी भी आप अल्फा डीके करना। तो ये मैंने पूरा तरीका बताया कि एक्चुअली हमें ऐसा लेना चाहिए, लेकिन क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन सारे, जो इलेक्ट्रॉनों के नंबर में चेंज होता है वो कोई चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है। तो इसलिए हम इसमें क्या कर देते हैं, हम सीधा, अगर हम आगे लिखना है तो हम सीधा ये लिखेंगे डायरेक्ट। ये मैं थोड़ा आपको इसलिए बताया क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। माइनस मास ऑफ आर एन और माइनस मास ऑफ हीलियम। अगर अल्फा का हीलियम का मास दिया हुआ है अल्फा, तो भी ये बनोगे, ये आ गया, ये आ गया आपका डेल्टा एम। उम्मीद करता हूँ समझ में आया। आगे बढ़ें, चलो जी। अब यहाँ पर सबके मासेस हमें दिए हुए हैं। अब मैं इनके मासेस की वैल्यू पुट कर देता हूँ। देखो ये सबके मासेस दिए हुए हैं, ठीक है, तो मैं इन सबके मासेस की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ। मास ऑफ आर ए हमें दिया हुआ है 226 पॉइंट। इसमें मैंने बताया आपको एक सिंगल डिजिट भी आपको नहीं छोड़ना। ये आपका आर ए का मास दिया हुआ है, माइनस आर एन का मास दिया हुआ है 222.01750। उसके बाद अल्फा का मास दिया हुआ है, यानी हीलियम का हमें मास दिया हुआ है इसने न्यूमेरिकल में 4.00260, ये दिया हुआ है। अब इनको क्या करोगे आप, जब फर्दर सॉल्व करोगे तो ये जो आपका डेल्टा एम आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.0053। आप माइनस करके देखो, ये आएगा, तो ये आपका डेल्टा एम आ गया, यानी ये मास में डिक्रीज आ गया, देख सकते हो। यानी रिएक्टेंट का मास ज़्यादा है, प्रोडक्ट का मास कम है। और मैंने बताया था पहले कि न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए, जब हम बाइंडिंग एनर्जी पढ़ी थी, तो न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट का मास ज़्यादा होना चाहिए और प्रोडक्ट का मास कम होना चाहिए। तो इसमें फिर एनर्जी रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक होगा। तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज्ड will be equals to what, this energy released will be Q, और कितना होगा ये, डेल्टा एम और इंटू 931.5, किस में आ जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, MeV। अब इसको आप सॉल्व करते हो तो मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा ये 4.94 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपकी Q वैल्यू आ गई। ये आपका जो एनर्जी रिलीज हुई मेगा इलेक्ट्रॉन में, वो आ गया। अब ये मैंने बताया था कि ये जो एनर्जी है ये उसके पास भी जाएगा, डॉटर न्यूक्लियर के पास भी जाएगा और अल्फा के पास भी जाएगा। किसकी फॉर्म में जाएगा, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। थ्योरी देखना पिछला, तो KE ऑफ अल्फा क्या था, फार्मूला याद है, मैं लिख देता हूं, आपको याद करना है।
दिस विल बी ए माइनस मास ऑफ अल्फा, मास नंबर ऑफ अल्फा कितना होता है 4 डिवाइडेड बाय ए इनटू जो भी इसकी टोटल वैल्यू आई क्यू वैल्यू, ये ऐसे लिख देंगे इसको। इसको अहीं आगे सॉल्व कर देता हूँ। जब इसको सॉल्व करोगे तो 226 माइनस 4 अपॉन, यहाँ मास ऑफ अल्फा लिखा था हमने न्यूमेरिकल टाइम में, ध्यान रखना। 226 माइनस 4 अपॉन अपॉन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा अपॉन 226 और इनटू कितना था 4.94। तो ये जो है कहाँ चला जाएगा, ये हमारा आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। ये काइनेटिक एनर्जी चली गई अल्फा पार्टिकल की फॉर्म में। समझ में आ गया कितनी काइनेटिक एनर्जी चली गई, ये आ गई हमारी मल्टीप्लाई करके, ये आ जाएगी हमारी मल्टीप्लाई करके 4.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो इतनी एनर्जी चली गई। अब ये जो एनर्जी गई देखो सारी की सारी लगभग इसी के पास तो गई, बची कितनी, बची तो कुछ भी नहीं। तो हम दूसरे की निकालें या डायरेक्ट हम क्या करते हैं, जो टोटल एनर्जी है तो वो भी काइनेटिक एनर्जी आएगा, के ई ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई, के ई ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। जो डॉटर न्यूक्लियाई की काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी भाई, जो टोटल थी उसमें से माइनस कर दो, दूसरे को निकालने की जरूरत नहीं है, निकाल भी सकते हो आप। क्या कर सकते हो 4/A बताया था भाई, 4/A इंटू क्यू। तो इतना कैलकुलेशन करने के बजाय सीधे हम क्या करें, टोटल जो एनर्जी रिलीज हुई थी कितनी थी 4.94, क्योंकि नहीं दोनों में तो जाएगा 4.94 माइनस 4.85, इसको माइनस कर दो आप। तो ये डिफरेंशियल एनर्जी आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका लगभग कितना जाएगा, ये आ जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल आ गई, इसको माइनस कर दो तो कितना आएगा, ये देखो 14 में से 5 गया तो 9 और 0 और 0, इतनी देखो कितनी कम मिली डॉटर न्यूक्लियाई को, क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा होता है ना, तो मास बहुत ज़्यादा होता है तो इसको काफ़ी कम एनर्जी मिलती है। समझ में आ गया तक। इसी तरीके से दूसरा पार्ट में आपके लिए छोड़ता हूँ, इसका सेकेंड वाला पार्ट बिल्कुल डिट्टो सेम है, कुछ नहीं करना आपको। आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या कौन किस में कन्वर्ट होगा, इसमें Rn भी रेडियो एक्टिव आएगा। तो इक्वेशन में बना के छोड़ देता हूँ, या बना लेना अपने आप ही। रिएक्टेंट होगा Rn, प्रोडक्ट होगा PO और अल्फा, यानी यहाँ जो इक्वेशन हमने बनाई थी ना, ये डायरेक्ट आपको यहाँ से अब शुरू करना है। यहाँ से क्या करोगे, पहले मास ऑफ क्या था Rn माइनस मास ऑफ PO और माइनस मास ऑफ अल्फा, डेल्टा निकल जाएगा, उसके बाद वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये आप कर लेना, उसको सॉल्व हो जाएगा बिल्कुल सेम चीज़। ये मैं एक सैम्पल्स करा रहा हूँ आपको, ये याद रखना है आपको। अब एक कराता हूँ मैं ऐसे ही न्यूमेरिकल, जो हमने अभी ये अल्फा डीके का किया, ऐसे ही एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो हम बीटा डीके के लिए, बीटा डीके में करते हैं कि बीटा डीके में क्या होता है, कैसे होता है। अब देखो इसमें एक चीज़, बीटा डीके से पहले ऐसे ही मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, चलो उसके बाद डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। ये सारा लगभग मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन में करा रहा हूँ आपको। तो ये बीटा डीके तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, इसलिए मैं इसी को पहले पिक किया है। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे कह रहा है देखो, न्यूक्लियस द न्यूक्लियस ऑफ नियॉन 1023, ये न्यूक्लियस है नियॉन का, डीकेस बीटा माइनस एमिशन, ठीक। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ बीटा डीके। इक्वेशन लिख देते हैं, लिखना ही पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ बीटा डीके क्या बताया, सिंबल -1 और 0, ऐसे लिख सकते हो बीटा डीके, है ना। और उसके बाद आपको करना है एंड डिटरमाइन दी maximum
मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द maximum kinetic energy of the beta particle, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बीटा पार्टिकल, इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। और डेटा आपको दिया हुआ है, देखो क्या डेटा आपको दिया हुआ है, मास ऑफ एनी, तो मैं शॉर्ट में इसको लिख देता हूँ, मास ऑफ एनी हमें दिया हुआ है, चलो ये लिख दिया 10 और इसका एटॉमिक नंबर मास नंबर है 23, ठीक है। ये दिया हुआ है हमें 22.994466 और ये कन्वर्ट होता होगा, अब इक्वेशन से देखते हैं, सोडियम में, सोडियम का होता है 11 और 23, इसका मास दिया हुआ है 22.989770 ये। अब इसमें जब हम देखो क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे इसको, तो इक्वेशन लिखेंगे हम बीटा डी के की, सॉल्व करते हैं पहले, देखो बोला इक्वेशन बीटा डी के, तो इक्वेशन ऑफ बीटा डी के क्या होगा, देखो कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें नियॉन सोडियम में कन्वर्ट हो रहा है, तो इक्वेशन हो गया आपका एनी 10 और 23 ये आपका कन्वर्ट हो रहा है सोडियम में Na 11 23, मास नंबर में कोई चेंज नहीं, देखो एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर गया, बीटा माइनस का एमिशन हो रहा है, तो ये ऐसे भी लिख सकते हो -10 है ना, और प्लस क्या निकलता है इसमें, एंटी न्यूट्रिनो, ये निकलता है इसमें, निकलता है ना, बीटा माइनस के साथ एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, बताया था आपको, ये एंटी न्यूट्रिनो, एंटाई या एंटी न्यूट्रिनो, ये एमिट होता है बीटा पार्टिकल के साथ, ये एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। अब देखो क्या करते हैं, जब इसके हम डेल्टा क्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, याद है कुछ, देखो इसमें हम जब डेल्टा एम निकालेंगे तो क्या लेंगे, इक्वेशन याद करो, देखो मास ऑफ, एक भी इसको मैं पूरी तरीके से कराता हूँ, देखो आपको इसमें भी एक चीज़ समझ में आ जाएगा, में से क्या माइनस करोगे आप, मास ऑफ सोडियम और प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये डेल्टा एम आ जाएगा। अब ये न्यूक्लियस का मास जब इसमें लेंगे हम, देखो क्या आएगा, क्या करना पड़ेगा आपको, याद है, ये तो न्यूक्लियस का मास है ना, दिस इज द मास ऑफ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस का मास है, सॉरी एटम का मास है, हमें चाहिए किसका मास, हमें चाहिए न्यूक्लियस का मास, तो क्या करेंगे, जो मास है एटम का, जो Na एटम, ये है हमें दिया हुआ एटम का मास, हमें चाहिए न्यूक्लियस का मास, तो क्या करेंगे, मास ऑफ Ne जो भी दिया हुआ है हमें, Ne मास ऑफ Ne जो भी दिया हुआ है, इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, इसमें हम माइनस करेंगे कितना, इसमें Ne में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 10, तो -10 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस करना पड़ेगा आपको, तभी आपका ये न्यूक्लियस का मास आएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन लिखने की जरूरत है कि नहीं है वो बता रहा हूँ आपको, जैसे अल्फा डी के में मिला था जरूरत नहीं थी लिखने की, ऐसे ही मतलब सीधे जो न्यूक्लियस का मास है उन्हीं को माइनस करो, एटम का मास माइनस कर दो, वही न्यूक्लियस का मास का डिफरेंस होगा, माइनस, ऐसे यहाँ करोगे आप, मास ऑफ सोडियम में क्या करोगे, मास ऑफ Na लोगे एटम का मास, और इसमें से माइनस कर दोगे आप 11 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस का मास आ गया इसका। अब उसके बाद प्लस किया हुआ दिखाओ, Me प्लस किया हुआ है, प्लस किया हुआ है, देखो क्या हुआ है ना, तो ये आपका डेल्टा एम आ गया। अब देखो ये कितना है 11, ये कितना है Me, कितना हो गया माइनस और प्लस, -10 Me, माइनस बाहर है, प्लस हो गया, इधर माइनस है कट जाएगा, तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो सिर्फ ये बन जाएगी, देखो। तो बीटा डी के में भी आपको कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रॉन पे कुछ मत सोचो, आप सिर्फ डॉटर न्यूक्लियाई देखो और पेरेंट न्यूक्लियाई देखो और उनके मास को माइनस कर दो एटम के मास को, ये हो गया सीधा डेल्टा एम।
समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कोई चक्कर नहीं है। मास ऑफ एनी कितना है देखो, व्हाट इज द मास ऑफ एनी। द मास ऑफ एनी दिया हुआ है हमें, कितना दिया हुआ है देख लेते हैं ऊपर देखो। एनी का मास दिया हुआ है 22994466, 22994466 माइनस इसका मास है कितना दिया हुआ है देखो 2298 और 770, तो कर देते हैं इसमें कितना मास दिया हुआ है 22.98770 98970 ये आ गया। समझ में आ गया। जब इनका डिफरेंस करोगे आप तो मास डिफरेंस आपका आ जाएगा लगभग 0। जो मैंने कहा एक भी डिजिट नहीं छोड़ देना इसमें, सब गड़बड़ा जाएगा नहीं तो। इतना यू आ गया इसका मास, यूनिफाइड मास आ गया। ये डेल्टा एम आ गया है ना। अब क्या करेंगे उसके बाद बाइंडिंग। अच्छा इसमें भी देखो मास में डिक्रीज आ रहा है, इसका मतलब रिएक्टेंट का मास ज़्यादा है, प्रोजेक्ट का कम है, तो मास में चेंज आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक है ना। एनर्जी रिलीज होगी, कितनी रिलीज होगी देखो, टोटल क्यू कितना आएगा। टोटल जो एनर्जी रिलीज होगा वो आपका होगा 0.694696 इंटू 931.45 MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। और ये होगी कितनी जब मल्टीप्लाई करोगे उसको, तो ये लास्ट में आपका आ जाएगा लगभग 4.372 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपकी क्यू वैल्यू आ गई टोटल एनर्जी। अब ये एनर्जी जो को मैंने बताया था कि जब बीटा डीके होता है तो एनर्जी किस में शेयर होती है। अच्छा एक और चीज़ बताया था कि एक ही न्यूक्लियस से अगर अलग अलग बीटा निकलेगा ना तो उसकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी, और उसकी काइनेटिक एनर्जी और एंटी न्यूट्रिनो काइनेटिक एनर्जी दोनों को सम करोगे तो टोटल एनर्जी आएगी। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, बताया था मैंने आपको लेक्चर में। तो अब इसमें क्या है, इसने हमसे काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछी है, पूछी है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी। तो उस केस में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो सबका गुरु हो वो भी खाली हाथ रह सकता है। हालांकि बीटा डीके में गुरु कौन होता है, एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो, लेकिन कभी कभी गुरु का भी हाथ, गुरुदेव यहाँ खाली रह गए, कुछ नहीं मिला उनको। क्यों कि सारा का सारा एनर्जी चेला लेके भाग गया। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगी, अब पहले लिख देते हैं इसको देखो, दिस एनर्जी इज शेयर्ड बाय बोथ। अच्छा डॉटर न्यूक्लियर इसमें कुछ मिलना ही नहीं है, वो तो बेचारा पहले फक्कड़ है, कुछ नहीं मिलना उसको, तो वो तो बीच में आएगा ही नहीं। बीच में आ रहा था अल्फा बीटा और डॉटर न्यूक्लियर एंटी न्यूट्रिनो। दिस एनर्जी इज शेयर्ड बाय बोथ बीटा पार्टिकल एंड एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो को एनर्जी मिलेगी। अब बोला कि मैक्सिमम एनर्जी है ना, तो मैं तो देयरफॉर व्हेन बीटा पार्टिकल emitted with maximum K, then all the energy will be taken by beta particle in the form of kinetic energy, तो बीटा पार्टिकल को यहाँ सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी मिल गई। और वो काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, उतनी ही जितनी रिलीज हुई थी। कितनी रिलीज हुई थी देखो, ये 9.372 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी इसको मिली थी। समझ में आ गया। तो ये आ गया आपका के ऑफ बीटा, और ये के मैक्स है, के एम कर देता हूँ, के मैक्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा। ये आ गया। ध्यान रखना अगर मैक्सिमम नहीं होता, कभी कभार न्यूमेरिकल में क्या होता है, हमें एंटी न्यूट्रिनो की भी एनर्जी देता है कि भाई इतनी एनर्जी से निकल रहा है। तो जो टोटल एनर्जी है उसमें से एंटी न्यूट्रिनो की एनर्जी को माइनस कर दो या न्यूट्रिनो की एनर्जी को माइनस कर दो जो उसको मिल रही है, तो उतनी एनर्जी फिर बीटा काइनेटिक अल्फा पार्टिकल बीटा को मिल जाएगी।
इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना। और अगर बीटा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी 0 है तो ये भी हो सकता है केस, जब सारी की सारी एनर्जी फिर एंटी न्यूट्रिनो ले जाएगा, अंगुरु ले जाएंगे, चेला कुछ नहीं मिला। समझ में आ गया। तो एक ये हमने बीटा पार्टिकल का एक ये क्वेश्चन किया। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से इसको हम करते हैं। एक और क्वेश्चन देखो उसमें हम करते हैं, फिर हम इसको वाइंड अप कर देंगे इस न्यूमेरिकल्स को, और बाकी आप खुद प्रैक्टिस करोगे। जो भी आपको दिक्कत आएगा मैंने पहले आपको बता रखा है, कमेंट बॉक्स में लिखो और बताओ। जब भी आपको देखो कमेंट बॉक्स में लिखो और मुझसे क्वेरी पूछो। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, मान लो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें क्या कर रहा है, ऑब्टेन दी। देखो ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का ही है। तो इसमें क्या पूछा, देखो कह रहा है कि ऑब्टेन दी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम, ये भी बीटा से रिलेटेड है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल एंड दी रेडिएशन फ्रीक्वेंसी। ये थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि रेडिएशन फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया है। एंड रेडिएशन फ्रीक्वेंसीज ऑफ गामा डी के। तो यहाँ गामा डी के भी हो रहा है न्यूक्लियर रिएक्शन के, मैंने बताया था हमेशा एंड पे होता है। इन द डी के स्कीम एज शोन इन फिगर। ठीक है, जैसे फिगर बना रहा हूँ मैं, वो फिगर है। गिवन है हमें मास ऑफ एयू, अभी डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। मास ऑफ एयू 79,198 आउरम, यानी कि ये होगा। और ये इसका मास है 197.968233 यू। और मास ऑफ एच जी एटम है, मास जी एच जी एटम 198, मर्क्यूरी है 80, और इसका मास दे रखा है हमें 197.966760 यू। ये इसका मास दिया हुआ है। और ये रेडिएशन स्कीम क्या दिया हुआ, ध्यान से देखो इसको। ये है एयू, और इसका क्या है 79 और 198 ये। अब ये क्या कह रहा है, देखो अब मैंने एक चीज़ आपको बताया कि एक टाइम में एक ही बीटा निकलता है, ध्यान रखना, दो नहीं निकल सकता। तो ये 2 बार क्या कर रहा होगा, एक बार देखो ऐसे, एक बार जब ये बीटा 1 का एमिशन करता है, देखो ये 2 है, तो ये मत समझना कि दोनों बीटा 1 एक साथ ही निकल रहा है, अलग अलग टाइम पे निकल रहा होगा। ये बीटा 1 ले लिया, मान लो -1 ऐसे दिखा दिया। चलो ये बीटा 1 जब रिलीज कर रहा है तो इसके साथ में जो गामा के पास, यानी कि फोटोन के पास, यानी कि एंटी न्यूट्रिनो होगा, मान लो इसके पास जो एनर्जी जा रही है वो 088 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जा रही है। ये इतनी एनर्जी किसके पास जा रही है, एंटी न्यूट्रिनो के पास, जो एक बार एमिशन हो रहा है। फिर कह रहा है कि उसी से सक्सेसिव में दूसरा बार हो गया होगा, ये बीटा 2 का एमिशन हुआ। तो इस प्रोसेस में 0.912 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही है, उसके पास जा रही है, एंटी न्यूट्रिनो के पास यहाँ भी जा रही होगी। उसके बाद में फिर ये क्या करता है, ग्राउंड स्टेट में चला जाता है। फिर ये ग्राउंड स्टेट में, यहाँ से ग्राउंड स्टेट में आया। 2 अलग अलग स्कीम दे रखी है इसने, ध्यान रखना ये। तो ये ग्राउंड स्टेट में चला गया और Hg में कन्वर्ट हो गया। 80 इसका एटॉमिक नंबर है और 198 इसका मास नंबर है। और ऐसे ही फिर यहाँ से ये किस में जाता होगा, ये गामा 1 हो गया, मान लो ये गामा 1 है ना। यहाँ से यहाँ जब जाता होगा ऐसे, इसको मान लेते हैं गामा 2। और जब यहाँ से यहाँ पर आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, मान लो यहाँ से यहाँ आ रहा है, इसको ले लेते हैं हम गामा 3। ये है। अब हमें निकालना क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल, और क्या निकालना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल एंड द रेडिएशन। देखो इसमें मैक्सिमम भी, यहाँ भी मैक्सिमम पूछा है, लेकिन यहाँ पर हमें साथ में दे रखा है कि गामा के पास कितनी एनर्जी जा रही है ना। हाँ, अब देखो इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, देखिए इस पूरे प्रोसेस में गामा को आप भूल जाओ, गामा को आप बिल्कुल भूल ही जाओ। सिर्फ आप ये देखो कि टोटल एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है,
टोटल एनर्जी जो रिलीज होगी वो क्या होगी भाई, मास में चेंज। तो इक्वेशन बनाओ पहले इसकी, कैसे निकालोगे? मास ऑफ क्या, मास क्या था, एयू, मतलब एयू जो है, और एयू का एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है देखो, 79 और 198 दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन बनाना देखो, दोनों के लिए। और ये कन्वर्ट हो गया किस में, एच में, और एटॉमिक नंबर इसका एक इंक्रीज कर जाएगा क्योंकि बीटा माइनस का एमिशन हो रहा है, मास नंबर वही रहेगा। और प्लस में मान लो एक बार निकाल दिया इसने गामा 1, चलो बाद में हम गामा की सेपरेट इक्वेशन बनाएंगे, इसको छोड़ते हैं गामा को भी, ये आ गया। और प्लस उसने बीटा का एमिशन किया। बीटा का तो मास तो सेम रहेगा, चाहे बीटा 1 हो चाहे बीटा 2, से क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो सेम रहेगा ना, -1 ये हो गया। तो यहाँ पर हम इक्वेशन बनाएंगे, मैंने बताया था आपको इस तरह कोई इक्वेशन होती है, और क्यू वैल्यू चलो यहाँ लिख देते हैं हम, ठीक है। अब एंटी न्यूट्रिनो नहीं लिखा है मैंने क्योंकि उसकी एनर्जी कुछ मिल नहीं रही है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कह रहा है, तो इसका मतलब सारा बीटा को मिल रहा होगा। अब देखो क्या है समय, सबसे पहले निकालो वही डेल्टा जैसे निकाला, तो मास ऑफ एयू मैंने भी समझाया था पिछले बारे में आपको न्यूमेरिकल में, मैं सीधा माइनस कर दो मास ऑफ एच जी, बाकी आपको बीटा बीटा से कोई लेना देना नहीं है। तो ये डिफरेंस आ जाएगा मास में आपका, ये मास में डाल रहा हूँ, और यह जाएगा लगभग आपका यह जाएगा आपका 197.968233, माइनस करोगे आप 197 और कितना 197.966760, ये इनका मैंने मास ले लिया यहाँ से, देखो ये रहा जो भी मास दिया हुआ था वो ले लिया, बिल्कुल डिट्टो सेम उतार दिया मैंने, ये 0 इतना मास आ गया। तो ये मास में जो डिफरेंस आ रहा है इसमें, ये मास में डिफरेंस आ रहा है आपका लगभग, और इसको आप हाँ ये मास में डिफरेंस आ गया, और ये मास में डिफरेंस आ रहा है कितना, चलो एक काम करते हैं, इसको 931 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 931 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 931 से जब मल्टीप्लाई करोगे आएगा आपका 1.3, टोटल एनर्जी ही निकाल देती है, आ गया। अगले स्टेप में टोटल एनर्जी निकाल देता हूँ, ई क्यू वैल्यू निकाल देता हूँ, क्यू, तो क्यू वैल्यू आ जाएगी, इसको फिर क्या मल्टीप्लाई करो 931.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये मास में आपका आ जाएगा, एनर्जी जो आ जाएगी लगभग आपकी आ जाएगी 1.371 MeV, कैलकुलेट करके देखना लगभग कितनी एनर्जी आएगी, नियरली आएगी थोड़ी सी, जब कैलकुलेट करोगे तो हो सकता है कि 931 से मल्टीप्लाई करती है, और सिंप्लिसिटी के लिए हम 931 से भी मल्टीप्लाई कभी कभी कर सकते हैं। तो ये हमारा क्यू वैल्यू आ गई। अब देखो क्या हो रहा है, ये टोटल एनर्जी आ गया, बीटा, अब ये एनर्जी उसमें टोटल मतलब पूरे रेडियो एक्टिव प्रोसेस में जब बीटा डीके हुआ, चाहे बीटा 1 चाहे बीटा 2, इतनी एनर्जी टोटल रिलीज हुई। अब आते हैं बात बीटा 1 की, देखो जब बीटा 1 के पास जो थी एनर्जी, वो क्या हुआ, बीटा 1 जब रिलीज हुआ तो कितनी एनर्जी बाहर चली गई जो बीटा को नहीं मिली, 1.088 MeV, इतनी तो नहीं मिली, नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी अगर बीटा 1 देखो, अब वही चीज़ है ना, यहाँ देखो आप, जब बीटा 1 का एमिशन हो रहा है तो इतनी एनर्जी तो बीटा को नहीं मिली ना, ये तो गामा के पास है, तो बीटा को कितनी मिली, बीटा 1 को भाई जितनी एनर्जी रिलीज हुई उसमें से माइनस कर दो, जो बचा बेचारे उसको मिल गया, और क्या है। तो क्या लिखेंगे अब, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा 1, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा 1, जो बीटा 1 है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कितनी एनर्जी रिलीज हुई थी बीटा 1 के, टोटल एनर्जी रिलीज हुई थी, ये थी हमारी 1.371, अभी लिखा ये ऊपर लिखा हुआ है, माइनस 1.088, ये एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा सॉल्व करके जब करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा लगभग 0.283, इतनी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी किसको मिली, इसको मिली, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा को मिली, इतनी एनर्जी। समझ में आ गया। ऐसे ही सिमिलर प्रोसेस से आप किसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, बीटा 2 की, कितनी आएगी देखो, सिमिलरली मैक्सिमम की ऑफ बीटा 2, तो क्या करोगे, टोटल एनर्जी तो वही रहेगी ना जो रिलीज होगी,
अब जब 2 की निकाल रहे हो ना, B2 की एनर्जी निकाल रहे हो, तो B1 को भूल जाओ। तो चाहे B1 का एमिशन हो चाहे B2 का एमिशन हो, टोटल एनर्जी तो इतनी रिलीज होगी। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि जब B1 का एमिशन हो रहा है तो डॉटर न्यूक्लियाई के पास इतनी एनर्जी बच जाती है जो बीटा के पास नहीं जाती। जब B2 का होता है तो इतनी एनर्जी इसके पास डॉटर न्यूक्लियाई के पास चली जाती है, या जो रह जाती है। फिर वो क्या करता है, गामा रे को एमिट करता है। वही कर रहा है, गामा रे एमिट कर रहा है। समझ में आ गया? कैसे कर रहा है वो अलग चीज़ है, लेकिन करेगा फिर वो। तो क्या करेंगे इसमें हम, यही जो टोटल एनर्जी रिलीज हुई थी वन की 1.371 में क्या माइनस कर देंगे, जो एनर्जी β2 के पास गई। और β2 के पास कितनी एनर्जी गई, सॉरी गामा के पास, गामा 2 जो यहाँ निकल रहा है इसका एमिशन, यहाँ देखो इसके पास कितनी एनर्जी गई, इतनी एनर्जी गई। तो ये क्या करोगे इसमें, आप माइनस कर दो, इतनी एनर्जी आप माइनस कर दो, तो टोटल एनर्जी किसकी आ जाएगी, β2 की एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली तो ये क्या माइनस करोगे इसमें आप, माइनस करोगे, ये आ जाएगा, माइनस करोगे आप 0.412 MeV। तो उसके पास फिर एनर्जी आ जाएगी लगभग कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी एनर्जी 0.957। ये माइनस करके देख लो आप, इतनी नहीं। तो ये सिमिलर, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई β2 की। समझ में आ गया? तो दोनों प्रोसेस में हमने देखो, पहले अब तक समझो क्या किया है हमने, जो प्रोसेस किया, एक बार हमने β1 के लिए चाहे β2 के लिए इक्वेशन अगर बनाओगे, दोनों की इक्वेशन सेम आएगी। तो β1 में या β2 में, दोनों में ही सेम एनर्जी रिलीज हुई है, सेम एनर्जी रिलीज हुई है, क्योंकि दोनों के लिए फार्मूला तब यही यूज़ करोगे ना, कोई अलग थोड़ी यूज़ कर दोगे। लेकिन दोनों में खास बात यह है कि जब β1 का एमिशन हो रहा है तो डॉटर न्यूक्लियाई के पास एनर्जी चली जाती है इन द फॉर्म ऑफ गामा रे 1.088। एक्साइटेड स्टेट बताया था, डॉटर न्यूक्लियाई एक्साइटेड स्टेट। इसका मतलब ये नहीं है कि डॉटर न्यूक्लियाई को मूव करेगा, काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगा, ऐसा नहीं। जब डॉटर न्यूक्लियाई होता है वो एक्साइटेड स्टेट में होता है, तो फिर वो गामा एनर्जी को रिलीज करेगा, रहेगा तो रेस्ट पे, बट इट रिलीज इज द गामा रे फोटोन, गामा एनर्जी नहीं रिलीज कर देगा। तो ये तो बीटा को नहीं मिल पाई ना, तो β1 में फिर जो एनर्जी होगी उसमें से ये माइनस कर दोगे, β2 की जो एनर्जी आएगी सेम आएगी, उसमें से फिर 0.912 माइनस कर दोगे, 0.912 कह रहा हूँ, जो थे 0.412 है वो माइनस कर दोगे, तो β2 की एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। समझ में आ गई ये चीज़? अब इसमें ये कहा हमसे कि फ्रीक्वेंसी निकालो भाई, गामा की फ्रीक्वेंसी कितनी है, गामा 1 गामा 2 गामा 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो बड़ा आसान तरीका है, देखो पहले मैं फ्रीक्वेंसी निकाल देता हूँ। गामा 1 की फ्रीक्वेंसी ऑफ गामा 1, जो गामा 1 है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, गामा 1 इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी h इंटू न्यू होता है ना, जो एनर्जी में डिफरेंस आता है E2 माइनस E1, ऐसे कर दो इसको, या E1 माइनस E2, जो एनर्जी पहले थी उसमें से माइनस कर दो, तो E1 माइनस E2। E1 देखो, अब गामा 1 के लिए E1 कितना है भाई साहब, 1.088 से कौन सी स्टेट में चला जाता है, सीधा डंप हो गया, 0 चला गया ये। और ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ध्यान रखना। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करोगे तो क्या बताया था, याद है, 1.088 इंटू क्या करोगे, 1 मल्टीप्लाई कर दोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻13 से, डिवाइडेड बाई प्लांक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻34, ये आ जाएगा। तो ये गामा 1 की आ जाएगी। सॉल्व जब करोगे तो ये आपका आ जाएगा लगभग 2.63 इंटू 10⁻20 हर्ट्ज। देखो कितनी हार्मफुल रेज है। ये गामा 1 की फ्रीक्वेंसी निकाल देता हूँ, न्यू 1 कर दिया, चलो गामा 1 की फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी होगी हमारी गामा 1 की। अब फ्रीक्वेंसी किसकी निकालोगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ गामा 2, फ्रीक्वेंसी ऑफ गामा 2, फ्रीक्वेंसी ऑफ गामा 2। तो क्या करोगे, देखो गामा 2 कहाँ से कहाँ जा रहा है, देखो ये देखो गामा 2 आ जा भाई, आ गया। देखो गामा 2 कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0.412, ये 412 है, कहीं 9 समझो उसको, मैं दोबारा से इसको लिख देता हूँ, लो ये 0.412, तो ये 412 से जा रहा है 0 पे। तो क्या करोगे, वही सेम फार्मूला, h इंटू न्यू इक्वल्स टू 0.412 माइनस 0। तो न्यू 2 कर देता हूँ, तो न्यू 2 कितना जाएगा, 0.412 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो 1.6 इंटू 10⁻13 अपॉन 6.6 अपॉन वही सेम चीज़ 6.6 इंटू 10⁻34,
और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी लगभग गामा 2 की 9.98 इंटू 10⁻19 हर्ट्ज। समझ में आ गया होगा बच्चों? समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट रह गया हमारा इसमें अब क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ गामा 3। गामा 3 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सेम कंसेप्ट देखो, ये देखो नीचे लाता हूँ, ऊपर स्क्रॉल कर रहे हैं, ये कर दिया आ गया गामा 3। ये कहाँ से कहा जा रहा है? 1.088 से 0.412 में जा रहा है गामा 3। कहीं इसको भी नीचे पहुँचा दो, ध्यान रखना इस चीज़ को। यही चीज़ में सोचने वाली बात है, छोटी मोटी चीज़ें हैं लेकिन है बड़ी आसान, करोगे तो हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो गामा रे की फ्रीक्वेंसी कितनी, डायरेक्ट लिख दूँ? ν3 कितना हो जाएगा आपका? कहाँ से कहाँ तक जा रहा है देखो, ये 1.088 से माइनस कर दो 412 और डिवाइडेड बाय h, ये आ गया। और ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसको जूल में करोगे, अभी मैंने बताया था 1.6 इंटू 10⁻13। सॉल्व करोगे h की वैल्यू आ जाएगी, ऊपर आ जाएगा, माइनस करोगे तो पूरा ही सॉल्व कर देता हूँ। उसको सॉल्व करके h की वैल्यू भी डाल दूँ, यहाँ पर h की वैल्यू डाल देता हूँ 6.6 इंटू 10⁻34। व्हेन यू सॉल्व इट यू विल ऑब्टेन the frequency of gamma 3 is 1.64 इंटू 10⁻20 हर्ट्ज। ये हमें गामा 3 की फ्रीक्वेंसी आ गई। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट लगा क्वेश्चन ये, क्योंकि इसमें थोड़े नॉर्मल से थोड़ा अलग दे रखा था क्वेश्चन ये, कि पहले तो 2 गामा निकाल दिए, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसीज भी पूछती इसमें। तो उम्मीद करता हूँ जो न्यूमेरिकल्स मैंने 3 कराए आपको आज, वी हैव डन द 3 न्यूमेरिकल्स, और आपको तीनों समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा करके न्यूमेरिकल। इसी तरीके से और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो। आई एम ऑलवेज विद यू, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपके साथ नहीं हूँ, हमेशा मुझे अपने आसपास समझो, है ना। आप जैसे हो, मेरे बच्चे जैसे हो, है ना। तो अच्छे से आपको करना है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट में फिर हम किसी और चैप्टर का, किसी और टॉपिक का न्यूमेरिकल इसी तरीके से करेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है आपको पता ही है क्या बताता हूँ, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और मुझे सपोर्ट करना है, ताकि मैं एनकरेज हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँ और आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकूँ सारी की सारी। ठीक है, चक दे फट्टे, चलिए बाय बाय बच्चों, बाय।